बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम से ही तीसरा लेक्चर है हमारा, जिसमें हम यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि भाई जो आपके पास केसी है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन अभी हम डिफरेंट केसेस देखेंगे जिसमें इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम केसी को डिफाइन करते हैं कि केसी आपके पास एक्चुअली है क्या। तो इसके लिए हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे आपके पास ए है और आपके पास बी है, ये रिएक्टेंट्स हैं, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट सी प्लस डी बनाते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट बने हैं, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो दोबारा से मिलकर क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट्स बनाएंगे। बच्चों आपको पता है कि आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन में शुरू में फॉरवर्ड का रेट ज्यादा होता है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता है। जो रिएक्शन प्रोसीड करता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है। एक वक्त ऐसा आता है जिसमें जो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है इसकी स्पीड और आपके पास जो बैकवर्ड रिएक्शन है इसकी स्पीड दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, या स्पेशली डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इस इक्विलिब्रियम पर एक ए और बी की जो कंसंट्रेशन हो और आपके पास सी और डी की जो कंसंट्रेशन हो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। और इस वक्त आपके पास जो कांस्टेंट होता है ना कंसंट्रेशन, इसको हम केसी बोलते हैं। तो केसी हम इसके लिए कैसे लिखते हैं, केसी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे आपके पास क्या है सी, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी, इसी तरह से आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन। इसके साथ जो कोफिशिएंट है इसको हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं, रेज टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट होता है। तो आपके पास ये आ गया है ए की कंसंट्रेशन पावर, इसका जो कोफिशिएंट है पावर की फॉर्म में लिखेंगे, n2 आपके पास क्या है b, तो इसका पावर क्या होगा आपके पास b। तो केसी को अगर आप लोग डिफाइन करें तो ये क्या है, दीज आर द प्रोडक्ट, दीज आर द रिएक्टेंट्स। तो ये आपके पास क्या है, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सी और डी प्रोडक्ट है ना, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको हम क्या नाम देते हैं, केसी बोलते हैं। मतलब आपके पास केसी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट का रेशियो है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। सिंपल अगर मैं बोलूं तो जो भी कोफिशिएंट है उसको आपने पावर की फॉर्म में लिखना है। तो ये आ गया आपके पास केसी। अब हमारे पास केसी की यूनिट क्या होगी, तो जाहिर बात है जब हम कंसंट्रेशंस को देखेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेशियो की कंपैरिजन करेंगे तो तब हमें पता चलेगा। इसके लिए हम डिफरेंट केसेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसमें आपके पास केसी को लिखा कैसे जाता है और फिर उसकी यूनिट कैसे बनती है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, जो कि आपके पास सॉलिड है, ये डिकम्पोज होकर क्या बना लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है जो कि सॉलिड है, प्लस आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो कि आपके पास गैस है। तो बच्चों अगर आप लोग गौर से देखें तो ये आपके पास हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो फिजिकल स्टेट है वो आपके पास सेम नहीं है, इस वजह से इसको हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इस केस में अगर आप लोग लिखेंगे केसी इस रिएक्शन के लिए, तो मुझे कहा जाता है इस रिएक्शन के लिए केपी और केसी लिख लें, तो मैं केसी इस रिएक्शन के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन अगर आप लोग गौर से देखें, इधर हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है वो हम यूनिटी के बराबर लेते हैं, वो हम 1 के बराबर लेते हैं, वो हम कांस्टेंट के बराबर लेते हैं। तो जब भी मैं इस केस में जब केसी लिखूंगा तो सिर्फ गैसियस रिएक्शन प्रोडक्ट लिखूंगा। तो मेरे पास क्या है, CO2 की कंसंट्रेशन, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो हम लिखेंगे 1। तो कैल्शियम ऑक्साइड और आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड स्टेट में है उसको नहीं लिखा जाता है। तो ये आपके पास आ गया केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और इसका कोफिशिएंट 1 है तो हमने 1 लिखा। अगर आप लोग गौर से देखें तो ये जो कंसंट्रेशन है ना, बेसिकली इसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, और ये बराबर होता है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम का। अब नंबर ऑफ मोल अगर आप लोग देखें तो इसकी यूनिट आपके पास मोल ही है, डिवाइड बाय वॉल्यूम की यूनिट आपके पास डेसीमीटर क्यूब या हम लीटर लिख लेते होते हैं। तो आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन है, तो मैं लिख सकता हूं मोल पर लीटर, इसका पावर 1 है तो 1 लिखेंगे। तो ये इसका यूनिट बनेगा मोल पर लीटर इन केस ऑफ दिस रिएक्शन। तो भाई मैंने यहां पर ये क्यों नहीं लिया, ऑलरेडी उस दिन मैंने इसको डिटेल में बात की थी एक्टिव मास में
कि जब भी हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड की कंसंट्रेशन को हम क्या लेते हैं, यूनिटी लेते हैं, मतलब 1 के बराबर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास सॉलिड की और लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो गैसेस के मुकाबले में इनके पार्टिकल बहुत कम यूज होते हैं। यह हमने सीधी सी बात ही की थी कि ओवरऑल इसकी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मास भी कम होता है, साथ में वॉल्यूम भी कम होता है, तो उनका जो प्रोपोर्शन है वो बराबर होता है, जिसकी वजह से डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे D इक्वल टू आपके पास क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मास भी डिक्रीज हो जाए तो डेंसिटी डिक्रीज होती है, वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो जाए तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो मास के साथ ये भी डिक्रीज, वॉल्यूम के साथ ये इंक्रीज, तो इसका जो रेशियो है ना इंक्रीज डिक्रीज का, वो आपके पास किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है, जिसकी वजह से हम सॉलिड को हमेशा किसके बराबर लेते हैं, 1 के बराबर लेते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए लिखेंगे तो सॉलिड को आप लोगों ने नहीं लिखना है, जस्ट किसको लिखना है, गैस को लिखना है। अगर इसके लिए मैं Kp लिख लूं इस रिएक्शन के लिए, तो Kp आपके पास क्या होता है, कंसंट्रेशन की जगह पर हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं, तो पार्शियल प्रेशर सॉलिड का तो होता नहीं है, ये भी सॉलिड है, इसका नहीं होता, तो जस्ट किसका होता है, गैस का पार्शियल प्रेशर होता है। तो Kp इज इक्वल टू आपके पास क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब इसका कोएफिशिएंट 1 है तो हम 1 लिखेंगे, और चूंकि आपको पता है जो प्रेशर है इसकी यूनिट आपके पास एटमॉस्फेयर है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि आपके पास ATM और इसका पावर 1 है तो हम 1 लिखेंगे, तो ये आपके पास इसकी यूनिट आ जाएगी। तो याद रखिएगा, जब ऐसा केस आ जाए तो जस्ट आप लोगों ने गैसेस के लिए कंसंट्रेशन लेना है, सॉलिड के लिए नहीं लेना है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4, इसको हम देख लेते हैं। जैसे आपके पास है एग्जांपल नंबर 2 है N2O4, जो कि गैसियस है फॉर्म में है, जब ये टूटता है तो आपके पास NO2 बना लेता है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ठीक है ना, 2NO2 बनता है। अगर मुझे कहा जाता है कि इस रिएक्शन के लिए Kc लिखें और Kp लिखें, तो अगर मैं लिखना चाहूं तो Kc आपके पास किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर गैसियस फॉर्म में होनी चाहिए, इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कौन है यहाँ पर प्रोडक्ट में, NO2, तो लिख लें NO2, और इसका जो कोएफिशिएंट है 2, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, पावर की फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइड बाय रिएक्टेंट, ये भी गैसियस फॉर्म में है तो लिख लेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट N2O4 है, और ये किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, तो लिख लेंगे, कोएफिशिएंट इसका 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है आपके पास, मोल पर लीटर, यहां पर क्या है आपके पास 2 है और यहां पर क्या है 1 है, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा, कंसंट्रेशन जब भी आप लोग यूनिट को निकालते हो तो आप लोग ये चीज यूज करते हो, डेल Ng इज इक्वल टू Np माइनस आपके पास Nr, ये क्या है आपके पास, डेल Ng बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स है आपके पास किसके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, तो कैसे लिखेंगे, डेल Ng इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। देखिए यहां पर आपके पास क्या है 1, यहां पर आपके पास क्या है 2, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 2 है, तो डेल N की वैल्यू क्या आएगी, तो डेल Ng, तो जी हमने क्यों लिखा, गैसियस रिएक्शन के लिए है ये, ठीक है ना, डेल Ng इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल Ng इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। तो बच्चों याद रखिएगा, इससे आपको यहां पर एक चीज का पता चल जाता है कि जब भी आपके पास डेल Ng की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो आपके पास Kc हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अभी हम देखेंगे रिएक्शंस को, लेकिन जब आपके पास डेल Ng नॉट इज इक्वल टू 0 हो तो फिर आपके पास Kc हैज सम यूनिट, ठीक है ना, Kc हैज सम यूनिट। तो जैसे अभी हमने ये केस पढ़ा, इसमें आपके पास देखें ना, इसके लिए डेल Ng अगर आप लोग निकालें तो क्या आता है 2 - 1 इज इक्वल टू 1 आता है, मतलब नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब 1 के बराबर है, तो जब 0 के बराबर ना हो तो इसकी कोई ना कोई यूनिट होती है, तो इस केस में इसकी यूनिट मोल पर लीटर 2 - 1 है, मतलब आपके पास मोल पर लीटर इसकी यूनिट बन जाएगी 2 को, अगर हम 2 से अगर हम 1 को निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन जब मैंने जी क्यों लिखा, गैसेस के लिए लिखा है, सॉलिड के लिए पार्शियल प्रेशर नहीं होता, सॉलिड के लिए यूनिटी है, लिक्विड के लिए, पेवर लिक्विड के लिए यूनिटी हम लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे। इसी तरह से बच्चों आपके पास और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपके पास लिक्विड इन्वॉल्व हो। तो एग्जांपल नंबर 3, जैसे आपके पास है लेट सपोज H2O, ये आपके पास लिक्विड स्टेट है, जिस वक्त ये रिएक्ट करते हैं तो ये आपके पास अपनी फेज को चेंज कर देता है,
ठीक है, तो ये आपके पास H2O गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। तो फिजिकल चेंज के लिए भी तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होता है, Kc कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट H2O। तो ये आपके पास आ जाएगा। कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिखेंगे, या 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसको नहीं लिखते हैं, तो याद रखिएगा बच्चों, आपके पास H2O लिक्विड है ना, तो ये आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे अभी हमने सॉलिड के लिए बात की थी, तो इसी तरह से जो प्योर लिक्विड है वो भी आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट। और इसको भी हम किसके बराबर लेते हैं, 1 के बराबर लेते हैं, यूनिटी के बराबर लेते हैं। तो जब भी आपके पास लिक्विड अपने गैसियस फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में हो, तो उस वक्त जब हम Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम इसके लिए लिक्विड को क्या लेंगे, 1 के बराबर लेंगे, क्योंकि इसकी डेंसिटी पे भी गैसेस के कंपैरिजन में ओवरऑल कोई फर्क नहीं आता। और इसको मैंने उस दिन डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो इसके लिए हम वैल्यू 1 लिखेंगे, तो आपके पास यूनिट क्या बन जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ H2O है तो कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर है, तो ये इसकी यूनिट बन जाएगी। इन टर्म्स ऑफ Kp लिखना चाहूं तो Kp इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, H2O मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O N2 आपके पास क्या है, पार्शियल प्रेशर का यूनिट आपके पास ATM है, तो इसकी यूनिट आपके पास जस्ट क्या आ जाएगी, एटमॉस्फेयर, इसकी यूनिट बन जाएगी। इसी तरह से बच्चों आप लोगों ने लिक्विड को कब कांस्टेंट लेना है, जब वो अपने गैसियस स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है ना। और प्योर लिक्विड को हमेशा कांस्टेंट लिया जाता है। अच्छा, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जिसमें आपके पास Cu सॉलिड है प्लस आपके पास क्या है जी, Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस इक्वस फॉर्म में है, ठीक है ना। ये रिएक्ट करके क्या देता है आपको, आपके पास बन जाता है Cu प्लस 2, ये आपके पास इक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस आपके पास 2Ag, ये आपके पास क्या है, सॉलिड है, ठीक है ना। अब अगर मुझे कहा जाता है कि भाई आप इसके लिए Kc लिखें, तो आपके पास Kc किसके बराबर है, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन सॉलिड को क्या लेना है, 1 के बराबर लेना है। सॉलिड चूंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वाला तो सॉलिड है, नहीं लिख सकते, यहां पर ये वाला सॉलिड है, नहीं लिख सकते, तो किसको लिखेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2, ठीक है ना। इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम 1 लिखेंगे। इधर क्या है, ये तो सॉलिड है, कांस्टेंट होगा। यहां पर आपके पास क्या है, Ag प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है ना, और कोएफिशिएंट इसका क्या है, 2, तो पावर की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन इक्वस फॉर्म को 1 के बराबर नहीं लेना, याद रखिएगा, प्योर लिक्विड को हम लेते होते हैं, ठीक है। ये तो इक्वस सॉल्यूशन है आपके पास, यहाँ पर तो Ag और आपके पास कॉपर के आयन यूटिलाइज होते हैं, वो एक्शन पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Cu, और इसी तरह से आपके पास Ag इसकी कंसंट्रेशन। अब देखें कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर है, ठीक है ना। तो इधर क्या है आपके पास 1, इधर क्या है 2, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। अभी हमने बात की थी ना कि आपके पास डेल n किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इधर मैंने G नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर गैसियस तो है ही नहीं, इसके लिए Kp तो लिख हम नहीं सकते। तो आपके पास डेल n किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 1 है, और इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 2 है। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, -1 आएगा। तो अब -1 है ना, 0 के बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब इसका यूनिट तो होगा, कोई ना कोई यूनिट तो होगा। तो यूनिट आपके क्या पास क्या है, मोल पर लीटर 1 - 2, तो 1 से 2 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास नीचे आ जाएगा, मतलब आपके पास लीटर पर मोल बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं नेक्स्ट, जिसमें आपके पास एसिटिक एसिड का रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे आपके पास बच्चों CH3COOH, ये आपके पास एक्वस फॉर्म में है। जब इसको हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो ये आपके पास डिसोसिएट होके क्या देता है, CH3COO नेगेटिव, एक्वस मतलब एसिटेट आयन देता है, प्लस आपको क्या देगा, एसिड है तो हाइड्रोनियम आयन देगा, H3O प्लस एक्वस फॉर्म में। अब इसके लिए अगर हम लिखें Kc, तो कैसे लिखेंगे, तो Kc इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो बच्चों आपके पास ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, तो ये लिक्विड तो नहीं है पेपर, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन को तो हम लिखेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव, ठीक है ना, कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 1 है, N2 आपके पास क्या हो जाएगा,
हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना, इसका भी कोफिशिएंट आपके पास 1 ही है। इधर आपके पास ये क्या है, लिक्विड है, तो इसको हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, ये 1 के बराबर होगा, इसको हम नहीं लेते हैं। तो जब भी लिक्विड हम इस कंडीशन में लेंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, मतलब जहां पर वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, हमने इस एसिटिक एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो सॉल्वेंट तो बहुत ज्यादा होता है, उसके अगर 1-2 मॉलिक्यूल यूटिलाइज भी होते हैं तो ओवरऑल इसकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से इसको हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। तो सॉल्वेंट को भी हम क्या लेते हैं, रिएक्शन के अंदर कांस्टेंट लेते हैं। तो इसलिए वाटर को हम यहां पर नहीं लेंगे और ये बन जाएगा आपके पास CH3COOH एक्वस फॉर्म में है तो ले लेंगे, ये भी आपके पास 1 के बराबर आ जाएगा। तो Kc आपके पास इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 है, इधर भी आपके पास क्या है, मोल पर लीटर, यहां पर भी 1 है, तो इधर भी आपके पास क्या होगा, मोल पर लीटर होगा। आप सिंपलीफाई करके भी लिख सकते हो, 1 को ऊपर ले जाएं, इन दोनों को प्लस करें तो 2 - 1 हो जाएगा, नहीं तो इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग। तो इनमें से एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, Kc इज इक्वल टू मोल पर लीटर, ठीक है ना। तो इस केस में तो इसकी आपके पास यूनिट 0 नहीं है, क्योंकि आपके पास डेल n की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। डेल n इज इक्वल टू आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो 1 और 1 क्या होगा आपके पास, प्रोडक्ट आपके पास कितने हैं, 2, तो डेल n इज इक्वल टू आपके पास 2 माइनस इधर क्या है, ये तो हम 1 के बराबर लेते हैं, सिर्फ ये वाला इंक्लूड होगा तो आपके पास 2 - 1, तो डेल n इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब जब 1 के बराबर ही होगा तो इसकी यूनिट होगी आपके पास जो कि मोल पर लीटर है, -1 होगा या कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आ जाए तो इसमें Kc की यूनिट होगी। अब अगर मैं कहता हूं कि आपके पास लिट्स है और अगर इसके लिए मैं Kp लिखूं तो Kp इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हम Kp को नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पर गैसियस की प्रोडक्ट है ही नहीं है, ठीक है ना। अगर हम यहां पर बात करते हैं एक रिएक्शन की, लेट्स सपोज जिसमें आपके पास गैसियस रिएक्शन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आपस में बराबर हो, जैसे मैं कहूं A गिव्स अस B, A रिएक्टेंट है और आपके पास B प्रोडक्ट है, तो Kc अगर इसके लिए मैं लिखूं तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट B लिखेंगे, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। तो इसकी यूनिट आपके पास मोल पर लीटर डिवाइड बाय इसकी यूनिट भी क्या होगी, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर और मोल पर लीटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास Kc हैज नो यूनिट, ठीक है ना, Kc हैज नो यूनिट। तो बच्चों याद रखिएगा, जब होमोजेनियस इक्विलिब्रियम हो और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके पास बराबर हो तो तब उस केस में आपके पास Kc का कोई यूनिट नहीं होता। अदरवाइज जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर बराबर ना हो और आपके पास हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम हो या होमोजेनियस इक्विलिब्रियम हो तो उस केस में आपके पास Kc की यूनिट होगी, ठीक है ना। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हमने Kc को क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। तो Kc आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम क्या नाम देते हैं, Kc का नाम देते हैं। तो Kc की यूनिट की हमने बात की और यूनिट में हमने डिफरेंट केसेस पढ़े। उस डिफरेंट केसेस में हमने क्या देखा कि जब आपके पास डेल n इज इक्वल टू 0 हो तो आपके पास Kc हैज नो यूनिट, ठीक है ना। जैसे कि अभी हमने बात की कि आपके पास A है, इससे बन जाता है B, ठीक है ना, जो कि आपके पास गैसियस फॉर्म में है। तो इसके लिए अगर मैं Kc लिखूं तो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपके पास क्या है, B डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A है, इसका भी कोएफिशिएंट 1, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, मतलब इसके लिए डेल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल n इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है 1, तो इधर भी आपके पास क्या है 1, तो आंसर मेरे पास क्या है, डेल n की 0। तो जब भी डेल n की वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब इस केस में Kc की कोई यूनिट नहीं है। लेकिन जब आपके पास ऐसा हो कि यहां पर मैं 2 लगा देता हूं, 2a गिव्स अस आपके पास B, तो क्या बन जाएगा आपके पास, फिर इसके लिए अगर मैं Kc लिखूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय आपके पास क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A होगा, पर A के ऊपर हम 2 लिखेंगे पावर, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट क्या है 2 है। तो Kc इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर डिवाइड बाय यहां पर भी क्या होगा, मोल पर लीटर, पर यहां पर आपके पास पावर 2 है तो हम 2 लिखेंगे। तो इधर ये 2 है, इधर ये 1 है, तो 1 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो Kc इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 1 बाय मोल पर लीटर हो जाएगा। अब लीटर ऊपर चला जाएगा तो आपके पास क्या होगा, लीटर पर मोल इसकी यूनिट बन जाएगी, तो मतलब 0 के बराबर नहीं होगा इस केस में। अब इसका उल्टा करें, A गिव्स अस 2B, तो फिर क्या होगा आपके पास, इसके लिए Kc लिखेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर, ये इसका स्क्वायर लिखेंगे डिवाइड बाय
इसकी कंसंट्रेशन जस्ट लिखेंगे मोल पर लीटर, पावर इसका 1 है तो एक इस पावर के साथ खत्म हो जाएगा तो Kc इज इक्वल टू आपके पास मोल पर लीटर बन जाएगा, मतलब पहले का जस्ट उल्टा बन जाएगा मोल पर लीटर। तो यहां से हमें ये पता चला कि Kc की यूनिट के लिए हमारे पास 2-3 केसेस बनते हैं। जब हमारे पास n की वैल्यू 0 हो तो Kc की कोई यूनिट नहीं होगी, लेकिन जब आपके पास n इज नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 हो तो तब इस केस में Kc की कोई यूनिट होगी जिसको हम उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। इसके साथ जो भी आपके पास मैंने लिखवाया है, पढ़ाया है, शुरू से लेकर इसको एंड तक एक एक लफ्ज करके आप लोगों ने जरूर लिखना है। तो थैंक यू वेरी मच।